भारत ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए कनाडा के नागरिकों के लिए ई वीजा सहित वीजा सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित किया। महिला आरक्षण विधेयक पर राज्यसभा में चर्चा जारी। लोकसभा में विभिन्न दलों के सदस्यों ने चंद्रयान-3 मिशन की सफलता की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट में पहले उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का उद्घाटन किया। पाकिस्तान ने अगले वर्ष जनवरी के आखिरी सप्ताह में आम चुनाव की घोषणा की और एशियाई खेलों में भारत की पुरुष फुटबॉल टीम ने हांगजो के जिया ओशान स्पोर्ट्स सेंटर में बांग्लादेश को 1-0 से हराया। समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। भारत ने ई वीजा सहित कनाडा में वीजा सेवा पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि यह निर्णय हिंसा भड़काए जाने और कनाडा प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई न किए जाने तथा कनाडा में भारतीय उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास के लिए कामकाज के माहौल में व्यवधान डालने के कारण लिया गया है। उन्होंने कहा कि किसी तीसरे देश में रहने वाले कनाडा के नागरिक भारतीय वीजा के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। हालांकि वैध वीजा या अन्य दस्तावेज रखने वाले व्यक्ति भारत आ सकते हैं। भारत में कनाडा के राजनयिकों को लेकर एक सवाल पर श्री बागची ने कहा कि भारत ने दोनों देशों के राजनयिकों की समान संख्या रखने की बात कही है, इसलिए कनाडा की ओर से राजनयिकों की संख्या कम की जाएगी। We have informed the Canadian government that there should be parity of strength and rank equivalence in our diplomatic presence, our mutual diplomatic presence. We think that the numbers are much higher and those details are being worked out, and we think that hence the number there will be reduction. हरदीप निज्जर विवाद पर श्री बागची ने कहा कि कनाडा ने इस संबंध में अभी तक कोई विशेष जानकारी नहीं दी है, जबकि भारत ने कनाडा की जमीन पर आपराधिक गतिविधियों के बारे में कनाडा को पुख्ता सबूत दिए हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। श्री बागची ने इस मुद्दे पर कनाडा सरकार के बयान को राजनीति से प्रेरित बताया है। उन्होंने कहा कि कनाडा आतंकवादियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बन गया है। उन्होंने कनाडा प्रशासन से ऐसा और न करने का आग्रह किया है। It is Canada and its growing reputation as a place, as a safe haven for terrorists, for extremists and for organized crime. That's the country that needs to worry about its international reputation. राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा हो रही है। इस विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सदन में 128वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। कल लोकसभा ने इस विधेयक को पारित कर दिया था। इस विधेयक को नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा गया है। श्री मेघवाल ने महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना, मुद्रा योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाएं लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए भी मौजूदा सीटों के अंतर्गत 33% आरक्षण दिया जाएगा और इसके लिए जनगणना और परिसीमन आवश्यक है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है सर, और महत्वपूर्ण बिल है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बढ़ता हुआ कदम है। दुनिया को भी दिशा दिखाने वाला कदम है। अमृतकाल की बेला में भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। भाजपा नेता जगत प्रकाश नड्डा ने विश्वास जताया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम राज्यसभा में सर्वसम्मति से पारित हो जाएगा। भारत की संस्कृति में महिलाओं का बहुत बड़ा स्थान रहा है। ये हमारे पूर्वजों ने, हमारी संस्कृति ने महिलाओं को जिस तरीके से समाज में प्रतिस्थापित किया, वह बताता है कि हमेशा ही हमारी संस्कृति में महिलाओं का स्थान उज्जवल रहा है। विधेयक का समर्थन करते हुए कांग्रेस नेता रंजीत रंजन ने कहा कि संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए। हालांकि उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक को संसद में लाने में देरी पर सवाल उठाया। सबसे पहले मैं महिला रिजर्वेशन बिल का स्वागत करती हूं। मैं भी महिला हूं और चाहते हैं हम लोग कि महिलाओं की जो भागीदारी है वो सदन में बढ़े, राजनीतिक परिवेश में बढ़े, लोगों के प्रतिनिधित्व करने में बढ़े। जेएमके के डॉक्टर कनिमोझी सोमू ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि महिला आरक्षण विधेयक महिलाओं पर कोई उपकार नहीं बल्कि अधिकार का मामला है।
आम आदमी पार्टी के संदीप कुमार पाठक ने भी विधेयक के पक्ष में बोलते हुए कहा कि यह कानून समाज और देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsoneir.gov.in/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। लोकसभा में चंद्रयान 3 मिशन की सफलता और अंतरिक्ष क्षेत्र में राष्ट्र की अन्य उपलब्धियों के बारे में आज चर्चा हो रही है। चर्चा की शुरुआत करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 की सफलता देश के लिए बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बन गया है। उन्होंने कहा कि अधिकांश विकसित देश अब भी इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। श्री राजनाथ सिंह ने चंद्रयान की सफलता के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिकों, विशेषकर महिला वैज्ञानिकों को बधाई दी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतरकर भारत ने इतिहास रच दिया है और ये उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का चौथा देश बन गया है। उन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, प्रतिष्ठित वैज्ञानिक विक्रम साराभाई और सतीश धवन के योगदान को याद किया। डीएमके पार्टी के ए राजा ने चंद्रयान 3 मिशन की टीम को बधाई दी। उन्होंने इसरो की स्थापना में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, प्रतिष्ठित वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के योगदान का स्मरण किया। तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय ने कहा कि चंद्रयान 3 की सफलता केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि कई दशकों में विभिन्न वैज्ञानिकों के प्रयासों का परिणाम है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुले ने युवाओं में वैज्ञानिक सोच विकसित करने पर जोर दिया। समाजवादी पार्टी के डिम्पल यादव ने चंद्रयान 3 की उल्लेखनीय सफलता पर इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी। केंद्रीय मंत्री और अपना दल की सांसद अनुप्रिया पटेल ने कहा कि वैज्ञानिकों और दूरगामी नेतृत्व के प्रयासों के जरिए ही भारत ने ये उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। वाईएसआर कांग्रेस, शिवसेना, जनता दल यूनाइटेड, बीजू जनता दल, भारत राष्ट्र समिति, बहुजन समाज पार्टी के सांसदों और अन्य सदस्यों ने भी विचार रखे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। गौतम बुद्ध नगर जिले में पहले उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद राष्ट्रपति ने कहा कि उत्तर प्रदेश का लक्ष्य 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का है और आशा है कि राज्य ये लक्ष्य हासिल कर लेगा। उत्तर प्रदेश के उत्पादों को देश विदेश के बाजारों तक पहुंचाने के लिए आयोजन ये कार्यक्रम अत्यंत सराहनीय है। राज्य के स्तर पर ऐसे उत्कृष्ट आर्थिक प्रदर्शन के बल पर ही भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की सबसे तेज गति से विकसित हो रही बड़ी अर्थव्यवस्था माना जाता है। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि इस व्यापार प्रदर्शनी में युवा उद्यमियों, विशेषकर महिलाओं द्वारा विकसित उत्पाद दिखाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उद्यमिता में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी अच्छी बात है, लेकिन इसे और बढ़ाने की जरूरत है। राष्ट्रपति ने कहा कि व्यापार प्रदर्शनी में लगभग 66 देशों के 400 से अधिक क्रेता भाग ले रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी में G20 के लक्ष्यों के अनुरूप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाया जाएगा। इस ट्रेड शो में 2000 से अधिक निर्माता अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर रहे हैं। स्थापित औद्योगिक घरानों से लेकर नए उद्यमियों तक विभिन्न श्रेणियों के उद्यमियों के उत्पाद यहाँ उपलब्ध है। ये प्रसन्नता की बात है कि विभिन्न देशों के दूतावासों के प्रतिनिधि भी यहाँ उपस्थित हैं, जिनके माध्यम से यहाँ के उत्पादों की वैश्विक बाजार तक पहुँच बनाने का रास्ता सुगम हो सकेगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने नई दिल्ली में किसान ई मित्र पीएम किसान एआई चैटबॉट की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये पहल किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने और प्रौद्योगिकी के उपयोग से शासन में सुधार लाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप है। चौथा नदी उत्सव कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में शुरू होगा। इस वर्ष का विषय यमुना नदी पर केंद्रित है। 3 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम, पुस्तक मेला, वृत्तचित्र, फिल्म महोत्सव और कठपुतली शो सहित कई प्रकार के कार्यक्रम होंगे।
आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन के सहायक निदेशक अभय मिश्रा ने युवाओं और जनता के बीच जल निकायों के बारे में जागरूकता बढ़ाने को कहा। टारगेट ऑडियंस मुख्य तौर पर तो जो है टीनेज बच्चे हैं, लेकिन बहुत सारे परिवार यहाँ आते हैं और सभी तरह के लोग आते हैं क्योंकि कल्चरल इवेंट है, पपेट शो है, सेमिनार है। यूनिवर्सिटी के जो स्कॉलर्स हैं वो हमें बड़ी संख्या में मिलते हैं। हर रोज सुबह 10 से 7 बजे तक लगातार इसमें कई सारे कार्यक्रम हैं। बस कोशिश ये है कि आप अपने बचपन की नदी को, अपने गांव की उस नदी को याद करिए जिसमें कभी आपके जहाज चला करते थे। बस उसको याद करने की कोशिश है नदी उत्सव। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान निर्वाचन आयोग ने आज घोषणा की कि अगला आम चुनाव अगले साल जनवरी के आखिरी सप्ताह में होगा। आयोग ने यह भी कहा कि परिसीमन की प्रारंभिक सूची अगले सप्ताह प्रकाशित की जाएगी। 9 अगस्त को शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार ने नेशनल असेंबली भंग कर दी थी। इस समय कार्यवाहक सरकार का नेतृत्व प्रधानमंत्री के रूप में अनवर उल हक काकर कर रहे हैं। सरकार ने टीवी चैनलों से ऐसे लोगों के विचार और एजेंडों को मंच प्रदान करने से इनकार किया है जिनके खिलाफ गंभीर अपराधों या आतंकवाद के आरोप लगे हैं तथा जो ऐसे संगठनों से जुड़े हैं जिन्हें कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने परामर्श में कहा है कि मंत्रालय को ऐसी जानकारी मिली है कि विदेश के एक ऐसे व्यक्ति को टीवी चैनल पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया है जिसके खिलाफ आतंकवाद सहित गंभीर अपराध के आरोप लगे हैं और जो ऐसे संगठन से जुड़ा है जिसे भारत में कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि उस व्यक्ति ने ऐसे कई बयान दिए जो देश की संप्रभुता, अखंडता, देश की सुरक्षा और भारत के मित्र देशों के संबंधों के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं, जो देश की व्यवस्था को अशांत कर सकता है। हांगझो में एशियाई खेलों में आज भारतीय फुटबॉल टीम ने बांग्लादेश को 1-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। भारत की ओर से एकमात्र गोल सुनील छेत्री ने खेल के 85वें मिनट में किया। इस जीत ने भारत को नॉकआउट रेस में बनाए रखा है। महिला फुटबॉल में चीनी ताइपे ने भारत को 2-1 से हराया। महिला क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के साथ मैच वर्षा के कारण रद्द किए जाने से तालिका में शीर्ष पर रहने के कारण भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंच पाई। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और शीर्ष मुक्केबाज लवलीना बोरगोहाई हांगझो में एशियन गेम्स के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे। 19वें एशियाई खेल 23 सितंबर से ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर स्टेडियम में उद्घाटन समारोह के साथ आधिकारिक तौर पर शुरू होंगे। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 570 अंक घटकर 66,230 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 159 अंक कम होकर 19,742 दर्ज हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में ₹83.09 पर बंद हुआ। सोने का मूल्य अंतर दिवसीय कारोबार में 58,861 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। उधर चांदी 72,387 रुपए प्रति किलो के स्तर पर चल रही थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए कनाडा के नागरिकों के लिए ई वीजा सहित वीजा सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित किया। महिला आरक्षण विधेयक पर राज्यसभा में चर्चा जारी। लोकसभा में विभिन्न दलों के सदस्यों ने चंद्रयान-3 मिशन की सफलता की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट में पहले उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का उद्घाटन किया। पाकिस्तान ने अगले वर्ष जनवरी के आखिरी सप्ताह में आम चुनाव की घोषणा की। और एशियाई खेलों में भारत की पुरुष फुटबॉल टीम ने हांगझो के जिया ओशान स्पोर्ट्स सेंटर में बांग्लादेश को 1-0 से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।